फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा, दादाजी सभी को बोले हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, हमें बहू की तलाश अपने सतर पर भी करनी चाहिए। हम जहाँ तक भी होगा वहाँ तक जाएंगे उसे तलाशने। तभी रुद्र अचानक चहक कर बोला, दीदी एक आइडिया है मेरे पास में। अब आगे कैसा आइडिया? पलक ने पूछा। अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? रुद्र बोला। अब बता बिना कि खुद से ही बातें करता रहेगा। पलक उतावली होकर बोली, सोशल मीडिया, हमने इसका सहारा क्यों नहीं लिया अभी तक? रुद्र बोला, हाँ मम्मी की फोटो हर जगह अपलोड कर देते हैं, शायद कोई सहायता करे। पलक सोचते हुए बोली, राजू दादा दादी सबको रुद्र की सलाह जच गई। पलक मीनल की गुमशुदगी की पोस्ट तैयार करने लगी, लेकिन तभी उसे पुलिस की कही बात याद आई जो उसने दादाजी को बताई। दादू, लेकिन पुलिस तो कह रही थी इतने भयानक एक्सीडेंट से कोई बच नहीं सकता। पुलिस को कहने दो, अगर ऐसा भी है तब भी बॉडी लाकर तो दिखाते। उनके लिए यह बस एक केस है, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा नहीं है ना, दादाजी ने कहा। सही कह रहे हैं आप, पलक बोली। तभी दादी बोली, लेकिन कहीं वह केस बंद ना कर दे। उसकी चिंता मत करो, मैं कल थाने जाकर बात करके आऊंगा। दादाजी की बात सुनकर सबके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आई। पलक ने इसके बाद सोशल मीडिया पर गुमशुदगी की पोस्ट डाली। दादाजी ने अपने भाई के लड़कों के साथ उस नदी के आसपास जाना शुरू किया। सभी जोर शोर से मीना की तलाश में लग गए, अपने अपने तरीके से। नदी के किनारे एक कम बसा हुआ सा इलाका था। कुछ 8-10 झोपड़ियों के सिवा कुछ नहीं था वहां पर। प्रकृति की पूरी कृपा थी जैसे उस स्थान पर, या सच कहें तो जंगल का ही इलाका था वह। वहां के लोग बाहरी लोगों से लगभग कटे हुए से थे। वहीं एक आदमी नदी के किनारे अपनी नाव को ठोक पीट कर ठीक कर रहा था। तभी उसकी पत्नी संतोषी वहां आई। जी सुनो, वह मेहरिया का घाव फिर से रिस रहा है। जरा होश में आई, फिर से बेहोश हो गई वो। वह आदमी जिसका नाम मनोहर था ने उसकी बात सुनते ही काम रोक दिया। क्या कह रही हो? हम तो अच्छे से मरहम पट्टी कर आए थे, तुम ही ठीक से ध्यान नहीं रखे हो का? ऊका कब से बेहोश पड़ी है, हम तो बीच बीच में दवाई लगा देते हैं। आज छोड़ो ये सब, चलो हमारे साथ में, संतोषी ने मनोहर को कहा। अच्छा चलो, कहते हुए मनोहर अपना सामान वहीं रखकर संतोषी के साथ चल पड़ा। छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन संतोष ने पूरी व्यवस्था रखी हुई थी। अंदर एक खाट पड़ी थी जिस पर वह महिला अचेत पड़ी थी। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान पड़े हुए थे। पानी में बेचारी की खाल भी नरम पड़ गई है। जरा समय लगी पर कोनो बात नहीं, ठीक हुई जाएगा घाव सब। मनोहर घाव पर लेप लगाते हुए बोला, लेकिन ये कितने दिन से पड़ी है ऐसे? होश में आते ही फिर थोड़ी देर में बेहोश हुई जात है। कोनो शहरी डॉक्टर को बुला लो, संतोषी बोली। अरे संतो, तू चिंता मत कर, कमजोरी के कारण बेहोशी आ रही होगी। हम वैद्य जी से जड़ी बूटी पूछकर सब अच्छे से अच्छी दवा दिए हैं, तुम उसको खाना पीना उसके होश में आते ही देती रहो बस, मनोहर उसे समझाते हुए बोला। संतोषी उसकी बात से आश्वस्त हो गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, बेचारी को उसके घर वाले भी तो ढूंढते होंगे, अच्छे घर की लगती है। हाँ वह तो है, पर क्या कर सकते हैं, होश में तो आए तब तो कुछ पता करत, होश में आवत भी है तो कमजोरी और दर्द के कारण बोल नहीं पावत है, फिर बेहोश हो जावत है। राजू के लिए डॉक्टर से पलक सलाह लेती रहती थी। डॉक्टर बीच बीच में खुद भी चेकअप के लिए आते थे। पलक की देखभाल और सेवा से अब राजू में काफी सुधार आ गया था। वह स्टिक की मदद से चलने फिरने लगे थे। घर वालों ने भी कभी उन्हें मरीज की तरह एक तरफ पड़े नहीं रहने दिया। वह हमेशा सबके बीच में ही बैठते। माँ, पलक और बाकी सब लोग भी उनसे बातें करते रहते थे, इसीलिए धीरे धीरे वह भी बोलने भी लगे थे। आज सुबह ही उन्होंने पलक और रुद्र को आवाज लगाई। घर में सब इसी बात से उत्साह में थे, क्योंकि वह करीब महीने भर से भी ज्यादा होने के बाद आज बोले थे। माँ ने खुश होकर खीर बनाई थी जो राजू को बहुत पसंद थी। सब अधिकतर आंगन में बैठते थे, उस समय भी बैठे थे। पलक के मोबाइल पर विराज का फोन आया था। सब पलक की ओर ही देखने लगे। पलक थोड़ा संकुचा गई तो राजू ने से इशारे से कहा, अलग जाकर बात कर लो। उनकी स्वीकृति मिलते ही पलक अंदर जाकर उसकी कॉल रिसीव की। हाय विराज, बोलो। हाय पलक, क्या हो रहा है? पहले से सब बेहतर है, पापा चलने और बोलने लगे हैं। गुड, तो फिर क्या सोचा है अब? अभी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन वह
ओके, देख लो, जैसा हो बताना फिर। वहां आने में थोड़ा समय और लग सकता है। एक बार आकर फॉर्मेलिटी तो पूरी कर जाओ। 1-2 दिन का समय तो निकाल ही सकती हो, यह भी जरूरी ही है। पलक ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वह खुद सोच विचार में पड़ गई थी। उसकी बात सुनकर तब विराज आगे बोला, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि मैं कुछ दिनों के लिए हेल्थ कैंप के लिए कानपुर के पास के गांव में जा रहा हूं, तो यहाँ भी आओगे? देखो, मेरे साथ पूरी टीम है, कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा। वैसे मुख्यतः मेरा काम उन गाँव में जाने का है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, तो इन क्षेत्रों को पहले कवर करना होगा। क्या काम है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको हाइजीन के बारे में जागरूक करना, यह सभी काम है। हेल्थ कैंप लगेगा वहाँ पर। ओ अच्छा, काश इन सब में मैं भी जुड़ पाती। कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है तुम्हारी बातें। हाँ, तुम पहले ड्यूटी तो ज्वाइन करो। विराज की बात सुनकर पलक का उत्साह ठंडा हो गया। ओके, अभी फोन रखती हूँ, फिर बात करूंगी तुमसे। टेक केयर, यू टू, कहकर विराज ने फोन कट कर दिया। पलक फोन कट होने के बाद भी वहीं कमरे में खड़ी उधेड़बुन में पड़ गई। तभी राजू ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। हाँ, वह हड़बड़ाकर पलटी। पापा, आप खुद क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। राजू अटकते हुए बोला, ठीक हूँ मैं, तुम लखनऊ जाओ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन पापा, पलक कुछ बोलती, इससे पहले राजू ने उसे चुप करने का इशारा किया। ठीक है पापा, मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगी, पलक ने कहा। गुड, राजू ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। तभी शीतल जी कमरे में खीर लेकर आई। ले राजू, खीर खा ले। खीर देखकर राजू ने लेने से इनकार कर दिया। खा लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है बेटा, शीतल जी ने कहा। मन नहीं है, मीनल लाएगी तब बनाना। राजू ने कोशिश करके पूरी बात कही। राजू, मुझे भी मीनल की कमी खलती है, लेकिन तुझे भी पहले जैसा स्वस्थ होते देखना कम खुशी नहीं है मेरे लिए। तेरे बहाने घर में भी सब सामान्य हो पाएंगे, शीतल जी बोली। तब पलक ने भी समझाया। हाँ पापा, आप खाएंगे तो सब खुश होकर खा लेंगे, ऐसे तनाव में कब तक जिएंगे। दोनों की बात सुनकर राजू ने खीर का प्याला ले लिया। सबने मिलकर खीर खाई। विराज अपनी टीम के साथ टूर पर निकल गया था। वह गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप लगाने लगा। पलक ने विराज को फोन किया। हेलो विराज, मैं लखनऊ आ चुकी हूँ। ओ ग्रेट, अचानक कैसे प्लान किया? पापा अब काफी बेहतर थे, इसलिए उन्होंने ही कहा मुझे जाने के लिए, तो तुम्हारा लखनऊ का काम हो गया? हाँ, अभी कर रही हूँ, 1-2 दिन बाद लौट आऊंगी। गुड, तुम कहाँ हो? मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, फिर बाद में बात करती हूँ। राजू अपने काम पर भी जाने लगे। मीनल को ढूंढने के सब प्रयास असफल थे। उधर विराज की टीम ने एक गांव में हेल्थ कैंप लगाया। गांव वालों को सेहत के प्रति जागरूक किया जाने लगा। घर घर भी वे लोग जाते और कैंप में आने के लिए प्रेरित करते। एक दिन विराज कैंप में बैठा था, सभी लोगों का चेकअप कर रहा था। तभी एक आदमी परेशान सा वहां आया। वह विराज की टीम के एक डॉक्टर से कुछ अनुनय विनय कर रहा था। विराज उसके पास गया और बोला, क्या बात है भाई, मुझे बताओ। साहब, पास में हमारा छोटा सा गांव है, हमारे भाई के घर में एक जन की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है उसे? विराज ने पूछा। साहब, उसके साथ दुर्घटना हुई थी, घाव भरने के लिए देसी इलाज किया। घाव तो थोड़े भरे हैं, लेकिन होश नहीं आ रहा है, बस जिंदा है वो समझो। ओ, तुम लोग ऐसे मामले में भी देसी इलाज कर रहे हो? पहले ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। साहब, यहाँ तो दूर दूर तक कोनो अस्पताल नहीं है, ऐसे ही सबका इलाज किया जाता है। विराज को उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने उससे ज्यादा बहस करना व्यर्थ समझा। उसने कहा, ठीक है डॉक्टर पूरब, आप चले जाएं इनके साथ में, मैं यहाँ के पेशेंट देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर विराज, कहकर डॉक्टर पूरब अपनी मेडिकल किट लेकर उसके साथ चले गए। वह आदमी उसे मनोहर और संतोषी के घर ले गया। वहां जाकर डॉक्टर उस घायल औरत की जांच करने लगे। इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, यह कैसे हुआ सब? मनोहर और संतोषी यह सुनकर डर गए। कहत रहे तो से शहरी डॉक्टर को बुला लाओ, लेकिन नाही, कोनो बात नहीं सुनत हमारी। संतोष मनोहर पर गुस्सा होने लगी। मनोहर भी डरा हुआ था, गलती हुई गई, का करत। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुई कि वैद्य जी की दवाई काम ना करे।
तब डॉक्टर पूरब बोले, हुआ क्या है ने, यह बताइए पहले, इनकी ऐसी हालत क्यों हुई? यह कोई गंभीर एक्सीडेंटल केस लग रहा है। साहब, ई मेहरिया हमका नदी किनारे पड़ी मिली, घायल हालत में। हमें की खूब सेवा करे, तब तो ई और बुरी हालत में रही, जगह जगह से घाव रिसत थे। मनोहर घबराते हुए बताने लगा। सब कुछ जिसे सुनकर डॉक्टर पूरब बोले, हालत तो अभी भी ठीक नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर के घाव जरूर थोड़े ठीक है। 1 मिनट, अभी बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। फिर उन्होंने भी विराज को कॉल किया और सारी बात बताई। सब सुनकर विराज ने पहले तो उसे वही इमरजेंसी उपचार करने को कहा, लेकिन वह बोल ही रहा था कि उसके दिमाग में मीनल के एक्सीडेंट वाली बात आई। उसके दिमाग और दिल दोनों इशारा कर रहे थे, हो ना हो यह मीनल हो सकती है। उसने डॉक्टर पूरब से कहा, 1 मिनट डॉक्टर, आप उस आदमी से पूछो उसे यह औरत कब मिली। डॉक्टर पूरब ने मनोहर से पूछा, तुम्हें यह मैडम कब मिली थी? यही कोई महीना सवा महीना हो रहा होगा। मनोहर याद करने का प्रयास करते हुए बोला। डॉक्टर पूरब ने उसकी बात विराज तक पहुंचाई। अब तो विराज का विश्वास और मजबूत होने लगा। उसने डॉक्टर पूरब से कहा, डॉक्टर आप वहीं रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन क्यों, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं आ रहा हूँ, आप सिर्फ इंतजार करिए, तब तक उन्हें इंजेक्शन दे दीजिए, विराज ने कहा। विराज अपना काम दूसरे डॉक्टर को समझाकर वहां से फौरन निकला। रास्ते भर वह भगवान को मनाता रहा, जैसा अंदेशा उसे हो रहा है वैसा ही हो। मनोहर के घर के पास पहुंचते ही लगभग भागता हुआ सा वह उसके घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर पहुंचकर वहां लेटी महिला को जैसे ही उसने देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल पर हाथ रखा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, यू आर सो ग्रेट। डॉक्टर पूरब उसका यह व्यवहार देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर विराज, आप अचानक ऐसे क्यों आ गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझाता हूँ, पहले आप बताओ इनकी हेल्थ रिपोर्ट मुझे। विराज ने हड़बड़ी दिखाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों थी। डॉक्टर पूरब उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास भी कर रहे थे और उस औरत की स्थिति से अवगत भी कराते जा रहे थे। डॉक्टर विराज, इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। ओके, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, हम इन्हें कानपुर के सिटी हॉस्पिटल में ले चलते हैं, विराज बोला। और फिर उसने मनोहर और संतोषी को देखकर कहा, वैसे यह इतने दिन से सरवाइव कर रही है तो इसका मतलब है कि इनके ठीक होने की अच्छी चांसेस है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।